हेलो दोस्तों, आप लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आशीष आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एक लक्ष्य एकेडमी में। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अपना ज़्यादा टाइम पढ़ाई में लगा रहे होंगे दोस्तों। ठीक है, तो जैसे कि हम जानते हैं कि हमने घटनाचक्र सीरीज शुरू की हुई है, जिसमें कि आज हम लेकर आए हैं हिस्ट्री के वैदिक काल से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, बोगजकोई महत्वपूर्ण है। बोगजकोई एक मध्य एशिया में जगह है, यह जगह थी 1400 ईसा पूर्व। वहाँ से वह महत्वपूर्ण है क्योंकि पहला, यह मध्य एशिया एवं तिब्बत के मध्य एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है। ये बिल्कुल ठीक है, होता है। अगला पढ़ लेते हैं, वेद के मूल ग्रंथों की रचना यहाँ हुई थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। उपयुक्त में से कोई नहीं है। क्यों नहीं है? ऑप्शन बी तो है ना, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, क्योंकि हमें बोगजकोई से देवी देवताओं के नामोल्लेख प्राप्त होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? तो कौन सा देता है? ऑप्शन है 4, मानसेरा, शहबाजगढ़ी, बोगजकोई, जूनागढ़। तो कौन सा देता है दोस्तों? बोगजकोई। कौन सा? बोगजकोई अभिलेख हमें यह बताता है कि आर्य ईरान से भारत आए थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, 14वीं सदी ईस्वी पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है, कौन सा है? अभी आपको बताया, बोगजकोई। दोस्तों, हर एक एंगल से पूछे गए क्वेश्चन को आपके सामने रखने का प्रयास है, जिससे कि अगर किसी भी एंगल से क्वेश्चन आता है तो आप लोग उसको विद इन ए सेकेंड टिक करके और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाएं। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? शंकराचार्य, एनी बेसेंट, विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक। तो किसने लिखा था? बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था दोस्तों। तिलक ने यह मत व्यक्त किया था कि आर्यों का आदि देश उत्तरी ध्रुव था। कौन सा? उत्तरी ध्रुव। किंतु तिलक का यह मत इतिहासकारों में मान्य नहीं है। याद रखना, इतिहासकारों में यह मान्य नहीं है। आइए नेक्स्ट, नंबर 5, जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है, जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है वह है कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, शतपथ ब्राह्मण या पंचविश ब्राह्मण? बताइए, कृष्ण, शुक्ल, शतपथ, पंचविश। तो इसका उत्तर है दोस्तों आपका शतपथ ब्राह्मण। कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, पुरुष मेघ का उल्लेख, और जो शतपथ ब्राह्मण है वो यजुर्वेद का ब्राह्मण है। ठीक है भाई, कृष्ण और शुक्ल यजुर्वेद ये दो इसके भाग हैं, और जो शतपथ ब्राह्मण है वह यजुर्वेद का ब्राह्मण है, और पुरुष मेघ का उल्लेख आपको शतपथ ब्राह्मण से होता है। ठीक है, नेक्स्ट, शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेद माधव से संबंधित ऋषि थे। शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेद माधव से संबंधित ऋषि थे। किससे? ऋषि भारद्वाज, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि विश्वामित्र, ऋषि गौतम रहुगन। तो किससे थे? आर्यों के पूर्व दिशा की ओर प्रसार के विषय में शतपथ ब्राह्मण में वर्णित विदेद माधव की आख्यायिका उल्लेखनीय है। इसके अनुसार राजा विदेद माधव से संबंधित ऋषि गौतम रहुगन थे। कौन थे? ऋषि गौतम रहुगन। आइए क्वेश्चन नंबर 7, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का घुर समझा जाता था? उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किसको आर्य संस्कृति का घुर समझा जाता था? अंग, मगध, कौशल, विदेह, कुरु, पांचाल, मत्स्य, शूरसेन। अंग, मगध, कौशल, विदेह या कुरु, पांचाल, मत्स्य, शूरसेन। तो इसका जवाब है दोस्तों आपका ए, अंग मगध। अंग मगध को आर्य संस्कृति का घुर समझा जाता था। ठीक है, ये लोग प्राकृत भाषा बोलते थे
और आर्य संस्कृति के प्रभाव से बाहर थे। इनके प्रति तिरस्कारपूर्ण भाव प्रकट किए गए हैं तथा यहाँ के लोगों के ज्वर ग्रसित होने की भावना भी व्यक्त की गई है। अथर्ववेद में मगध तथा अंग दोनों को दूरस्थ प्रदेश कहा गया है। ठीक है दोस्तों। सो अंग और मगध को आर्य संस्कृति का घुर समझा जाता था। नेक्स्ट, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था अथर्ववेद में, ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में। तो गोत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ पर हुआ था? ऋग्वेद में। कहाँ पर दोस्तों? ऋग्वेद में। ठीक है। और गोत्र शब्द का अर्थ था गोष्ठ अथवा वह स्थान जहाँ समूचे कुल का गोधन पाला जाता था। गोत्र का मतलब ये नहीं आज पूछा जाता है कौन सा गोत्र है तुम्हारा, क्या गोत्र है तुम्हारा, यह मतलब नहीं था। उस समय ऋग्वेद में जो गोत्र का मतलब था वह था गोष्ठ, कि वह जगह जहाँ पर पूरे कुल का गोधन पाला जाता था। ठीक है। आइए नेक्स्ट 9, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः है। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः था भक्ति, मूर्ति पूजा और यज्ञ, प्रकृति पूजा और यज्ञ या प्रकृति पूजा और भक्ति। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः था क्या? भक्ति, मूर्ति पूजा और यज्ञ, प्रकृति पूजा और यज्ञ, प्रकृति पूजा और भक्ति। तो इसका ऑप्शन दोस्तों सी, प्रकृति पूजा और यज्ञ। क्या है? प्रकृति पूजा और यज्ञ। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः प्रकृति पूजा और यज्ञ पर आधारित था। ठीक है। क्योंकि भक्ति का उदय मौर्योत्तर काल में हुआ था। कब हुआ दोस्तों? मौर्योत्तर। जबकि वैदिक काल में मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था। ठीक है। आइए, ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास रखती थी? मूर्ति पूजा, एकेश्वरवाद, देवी पूजा, बलि और कर्मकांड। बताइए। तो इसका जवाब है दोस्तों बलि और कर्मकांड में, क्योंकि ऋग्वैदिक काल में यज्ञ की प्रधानता थी। यज्ञ हिंसात्मक और अहिंसात्मक दोनों ही होते थे। देव पूजा के साथ साथ पितरों की पूजा भी होती थी। ठीक है। आइए नेक्स्ट 11, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? ऑप्शन गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, पुरुषनी। गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, पुरुषनी। तो इसका जवाब है दोस्तों आपका पुरुषनी। 10 राज्य युद्ध क्या है? 10 राज्य युद्ध मतलब 10 राजाओं का युद्ध पुरुषनी नदी। और आपको पता है कि पुरुषनी नदी का आधुनिक नाम क्या है? आपको बताया था पहले वीडियोस में, रावी। क्या नाम है? रावी। तो रावी के तट पर लड़ा गया, जिसमें भरतों के राजा सुदास की विजय हुई। ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जिस नदी पर 10 राजाओं का युद्ध हुआ उस नदी का आधुनिक नाम क्या है? तो आपको पता होना चाहिए रावी नदी। ठीक है। आइए नेक्स्ट, ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? ठीक है। पहले हमने सीधा पूछा, उसके बाद कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे सवाल पूछ लिया गया, ऋग्वेद को और जोड़ दिया गया। ठीक है। तो ऋग्वेद को जोड़ दिया गया तो ऑप्शन आपका क्या रहेगा? सेम, कि आपका ऑप्शन बी पुरुषनी ही रहेगा। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेत्मा, देवीत्मा और नदीत्मा कहा संबोधित किया गया है? किस नदी को मातेत्मा, देवीत्मा एवं नदीत्मा संबोधित किया गया है? सिंधु, सरस्वती, वितस्ता, यमुना। तो इसका जवाब है दोस्तों आपका सरस्वती, क्योंकि वैदिक काल में अगर बात करें तो सरस्वती का उच्च स्थान था और इनको सबसे उत्तम या सबसे उच्च नदी का दर्जा दिया हुआ था। किसको? सरस्वती को। उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। ऑप्शन आपके हैं यदु, पुरु, तुर्वस, कीकट। यदु, पुरु, तुर्वस, कीकट। तो दोस्तों
ऋग्वैदिक जो ऋग्वैदिक है तो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजनों में कौन कौन से हैं वे आपको बता देता हूँ। यदु, द्रुयु, पुरु, अनु, तुर्वसु ये शामिल हैं। दोबारा सुन लीजिए और चाहे तो नोट कर सकते हैं। ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन कौन से हैं, 5 जन कौन से हैं? यदु, द्रुयु, पुरु, अनु, तुर्वसु। तो कौन सा नहीं है? किकट नहीं है। कौन सा नहीं है? किकट नहीं है। एक बार फिर, यदु, द्रुयु, पुरु, अनु, तुर्वसु ये ऋग्वैदिक आर्यों के 5 जन हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 15। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था कृषि, शिकार, शिल्पकर्म या व्यापार। तो दोस्तों प्राचीन काल में आर्यों का जो मुख्य साधन था वह क्या था? शिकार था। क्या था? शिकार था। ठीक है, क्योंकि प्रारंभ में जो आर्य थे वे क्या थे? शिकारी थे, अस्थायी जीवन जीते थे और उनके जीवन में कृषि का महत्व नहीं था। ठीक है, और उत्तर वैदिक काल में ही आर्यों के स्थायी आवास का साक्ष्य मिला है। ठीक है, आइए नेक्स्ट। ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है? क्वेश्चन सुनना महत्वपूर्ण है कि ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है? जो, चना, चावल, गेहूं। तो किससे? जौ से। किससे दोस्तों? जौ से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी निरंकुश, प्रजातंत्र, गणतंत्र, वंश परंपरागत राजतंत्र। वंश परंपरागत राजतंत्र। तो बिल्कुल सही है दोस्तों, वैदिक युग में वंश परंपरागत राजतंत्र लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। इसका मतलब होता है जनता द्वारा, इसका मतलब है कि वैदिक काल में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली वंश परंपरागत राजतंत्र थी। कि वंश परंपरागत, वंश की परंपराओं को कंटिन्यू करते हुए वहाँ पर राजवंश स्थापित होते थे। ठीक है, वैदिक युग में। चलिए नेक्स्ट। वैदिक युगीन सभा गांव के व्यवसायिक लोगों की संस्था थी, राज दरबार होता था, मंत्री परिषद थी या राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी? बताइए, वैदिक युगीन सभा क्या थी? गांव के व्यवसायिक लोगों की संस्था थी, राज दरबार था या मंत्री परिषद थी या राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्र सभा थी? तो इसका ऑप्शन आपका सी है, मंत्री परिषद थी। क्या थी? मंत्री परिषद। ठीक है दोस्तों, वैदिक काल में सभा और समिति नामक 2 संस्थाएं थी जो कि राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थी। ठीक है, संभवतः सभा कुलीन या वृद्ध मनुष्यों की संस्था थी जिसके उच्च कुल में उत्पन्न व्यक्ति भाग ले सकते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? तो किस वेद में कहा गया है? अथर्ववेद में कहा गया है। किस वेद में दोस्तों? अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। ठीक है, अथर्ववेद में, ध्यान रखना, ऋग्वेद मत लगा देना, अथर्ववेद में है। ऋग्वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी। ऋग्वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी। सभा, समिति, विधाता, उपयुक्त में से कोई नहीं। सभा, समिति, विधाता या उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या पूछा है? ऋग्वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों में, न्याय के कार्यों में शामिल थी, तो वह थी आपकी सभा। क्या थी? सभा। क्योंकि सभा, समिति और विदत ऋग्वैदिक काल की जनतांत्रिक संस्थाएं थी। इन संस्थाओं में सभा न्यायिक कार्य संबंधित थी और ऋग्वैदिक में सभा का 8 बार उल्लेख हुआ है। कितनी बार? 8 बार उल्लेख हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान सर्वप्रथम मिलता है आरण्यक, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। आयुर्वेद
अर्थात जीवन का विज्ञान किससे मिलता है? तो वह हमें अथर्ववेद से मिलता है। किससे? अथर्ववेद से मिलता है। अथर्ववेद में सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। इसमें विविध विषयों यथा रोग निवारण, समन्वय, राजभक्ति, विवाह और परिणय गीतों आदि के विवरण सुरक्षित हैं। ठीक है। ऋग्वैदिक धर्म था कौन सा? बहुदेववादी, एकेश्वरवादी, अद्वैतवादी और निवृत्त मार्गी। तो क्या था? ऋग्वैदिक धर्म बहुदेववादी था। क्या था? बहुदेववादी, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं पॉलीथेइस्टिक। क्या कहते हैं? पॉलीथेइस्टिक। और इसमें जो देवता थे बेसिकली वैदिक देवताओं के 3 वर्ग हैं। एक है द्युस्थान, जिसको आकाश के देवता कहते हो, एक है अंतरिक्ष के देवता और दूसरे हैं पृथ्वी के देवता। ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 23। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है अग्नि को, इंद्र को, रुद्र को, विष्णु को। अग्नि को, इंद्र को, रुद्र को, विष्णु को। तो किसको समर्पित है? इंद्र को। किसको दोस्तों? इंद्र को। ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन सर्वाधिक प्रतापी देवता के रूप में किया जाता है, जिसे 250 सूक्त समर्पित हैं। कितने? 250। और अगर अग्नि की बात करें तो अग्नि को 200 सूक्त समर्पित है। ठीक है। और ये इस काल के दूसरे सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता हैं। इंद्र के बाद अग्नि सबसे महत्वपूर्ण देवता हैं इस युग के, क्योंकि इंद्र के 200 सूक्त हैं और इंद्र के 250 हैं और अग्नि के 200 सूक्त हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित हैं। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित हैं किससे? इंद्र से हैं। लेकिन क्या हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24 में इंद्र ऑप्शन है? नहीं है। अग्नि, वरुण, विष्णु, यम। तो क्या है? अग्नि है। और मैंने अभी आपको बताया कि इंद्र के बाद दूसरे नंबर पर अग्नि देवता है, जो इसमें सबसे ज़्यादा पूजे जाते थे। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है? निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है? अग्नि, इंद्र, सूर्य, वरुण। अग्नि, इंद्र, सूर्य, वरुण। तो दोस्तों ऑप्शन है आपका इंद्र, क्योंकि ऋग्वेद में इंद्र को युद्ध का देवता समझा जाता है। ठीक है। सो दोस्तों ये थे हमारे आज के इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन जो कि हम लेकर आए थे आप लोगों के लिए। अब अगले 25 क्वेश्चन हम लेकर आते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों आप लोगों को धन्यवाद, नमस्कार, राम राम। साथ बने रहने के लिए आपका एक बार फिर दिल से धन्यवाद करें दोस्तों।